पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है और वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह ज़रूरत है। जो इशाक डार हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, उन्होंने बताया है बिल्कुल साफ कि जो सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं और जो एमओयू को मॉनिटर करना है, ये तीनों चीजों पे अभी बातचीत होनी है। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। ईरान के एसेट्स को अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज करके रखा हुआ है ओवर द इयर्स। इसमें क्या है कि जो इशाक डार हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान, उन्होंने बताया है बिल्कुल साफ कि जो सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं और जो एमओयू को मॉनिटर करना है, ये तीनों चीज़ों पे अभी बातचीत होनी है। उसके बाद जैसे आपने ठीक बताया, पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के, जो कि पेशिशकियान है, वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर, और उधर ओमान से अराकची और खाली अराकची जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में। देखिए, हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए, अराकी जो है उन्होंने ओपनली बताया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहां नहीं होंगी। और ये एमओयू में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अराकची ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की, वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है, पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है, उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, चार बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही हैं। फिर जो ये एमओयू है, देखिए ईरान ने इस एमओयू का नाम दिया है इस्लामाबाद एमओयू, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है, अमेरिका ने उसको सिर्फ एमओयू बोला है। तो जहां तक एमओयू का ताल्लुक है, उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो हैं ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहां गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए, पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है और वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह ज़रूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अराकची हैं और पेशिशकियन, जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहाँ हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे, मिलिट्री इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जहाँ तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है।
ये हमें समझना है। ज़्यादा बड़ा हो गया और मैं कई ऐसे कमेंटेटर्स को देख रही थी जो अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में पाकिस्तान तथाकथित रूप से एक दुश्मन देश के तौर पे जाना जाता है और जाहिर है एक टेरर का स्पॉन्सर रहा है। उस लिहाज से भी एक झिझक भी जो जिन लोगों में थी उनमें भी देख रही हूँ मैं। ब्रह्मा चलानी जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ओहदा बढ़ाए, लेकिन एक ओहदा एक तरफ है और दूसरी तरफ है उसकी यूटिलिटी कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जाहिर है वेस्ट एशिया में तो उसका असर नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि जो भी, यानी एक ऐसा देश जो सऊदी अरब से भी नज़दीक है, ईरान से भी नज़दीक है, अमेरिका से भी नज़दीक है, इन सब से लगातार बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय कमेंटेटर्स कहते हैं वो ये, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री और राष्ट्रपति वहाँ गए, कि अमेरिका जो कुछ भी करवाना चाहता है वो सीधे कराने के बजाय वो चला जाता है पाकिस्तान के रूट से। तो पाकिस्तान भी खुश होता है कि हाँ ठीक है, हमने आपके लिए काम कर दिया, और असुविधा नहीं होती, इनकन्वीनियंस नहीं होता अमेरिका को। देखिए, जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको बहुत मुख्तसर तरीके से बताया, इसका मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, वो रीजनल सॉल्यूशन निकालें रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा, जो आप कह रही हैं, हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा, जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए, कतर भी उनसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये एमओयू में लिखा हुआ है कि अमेरिकन्स को जो है वहाँ वेस्ट एशिया से जाना है। उनको अपनी जो फोर्सेस हैं जो नज़दीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक, मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी। कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है, सिक्योरिटी रोल एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है, इसका मतलब ये है, जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है, बहुत आ चुका है। और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो ये सिक्योरिटी एक इशू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच, वो वेस्ट एशिया में पहुंच चुकी है। तो देखिए, जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा कहना है। तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। और इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कोऑपरेशन का ये दौर है और दोनों के बीच रिश्ते फिर से बहाल होने चाहिए। और आप नहीं, हम तो कहेंगे इस देश को जो चलाने वाली संस्था है आरएसएस, वो तो खुद कह रही है कि बातचीत का मौसम आ गया है, बातचीत का अब वक्त आ गया है। लेकिन साथ साथ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अभी भी एक मेजर न्यूज़ वेबसाइट पर मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि पाकिस्तान ये बहाना बना रहा है, दिखा रहा है कि वो पीस टॉक्स करना चाहता है या पीस टॉक्स में एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता है। उसका फ़ायदा दरअसल वॉर में है। जितनी देर तक ये वॉर चलती रहेगी उसकी अपनी एक हैसियत बनती और बढ़ती रहेगी और पूरी दुनिया को वो दिखाता रहेगा। तो अभी भी इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं। तो हम देखेंगे कि रीजनल प्लेयर्स और ईरान और उनको सपोर्ट करते हुए चाइना और रशिया, वो तय करेंगे कि वेस्ट एशिया में क्या होगा। सिर्फ आउटसाइड कंट्री जो इन्वॉल्व होगी, इसमें पूरी तरीके से शामिल होगी, वो है पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान को समझना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट रीजंस हैं कि हमें वेस्ट एशिया में हमारे वो वर्कर्स काम करते हैं। हमारा यूएई के साथ बहुत, हम वहाँ से तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, एलएनजी लेते हैं। तो हमारे को समझना है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है, और हमको उसी हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना चाहिए। हमने कोई कोर्स करेक्शन नहीं करा है। अभी भी, आज भी, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं,
डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल के हिंदुस्तान में है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर से उनकी बातचीत हो रही है कि कैसे हमारे रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। अगर ईरान हमसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान और ईरान एक सिविलाइजेशन है, जो दोनों एक दूसरे की पहचान बहुत पुरानी है। इसलिए इसलिए नहीं बातचीत कर रहे हैं कि हमारी सरकार के कारण, इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स के वो भी मेंबर हैं, एक बहुत वाइज लोग हैं, समझदार लोग हैं। तो मैं समझता हूँ हमें कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। और शुरुआत अगर हम समझ रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, तो हमारी शुरुआत पाकिस्तान से होनी है, हमारी शुरुआत चीन से होनी है, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। क्योंकि जैसे कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत वेस्ट एशिया में रीजनल प्रॉब्लम का रीजनल सॉल्यूशन निकल रहा है, वैसे ही भी हमें साउथ एशिया में रीजनल प्रॉब्लम की रीजनल सॉल्यूशन चाहिए। अमेरिका हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ नहीं जोड़नी है, जो हमने जोड़ रखी है पूरी तरीके से इजराइल के साथ जोड़ रखी है। इजराइल आज जेडी वैंस ने कहा है खुलेआम, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कि जेडी उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को आज पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा है। वो बताना भूल गए कि हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ। हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान और इसराइल की जंग जो चल रहा था और उसमें जो अमेरिका आया था, तो उसमें अमेरिका फंस चुकी थी, मगर इस जंग को पाकिस्तान ने रुकवाया और ईरान को जितवा दिया। इस बात पर भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा चीखी मार रही है और पाकिस्तान को तरह तरह के ब्लेम कर रही है कि पाकिस्तान फंस चुका है। मगर आज जिस तरीके से आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है कि कैसा प्रवीण साहनी जो कि इंडियन एक्सपर्ट जर्नलिस्ट है, उन्होंने पाकिस्तान का इस जंग में रोल दिखा दिया है कि किस तरह पाकिस्तान इस जंग में और इस अमन मुआहिदे में रोल अदा कर रही है और क्या हैसियत है पाकिस्तान का। इस पर प्रवीण साहनी की मुकम्मल वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। किस तरह एक ऐसा जर्नलिस्ट जो अपने दुश्मन देश को, जो अपने दुश्मन मुल्क को ऐसे तारीफ़ कर रही है और अपने नरेंद्र मोदी को कह रहा है कि पाकिस्तान से फॉरेन पॉलिसी के तरीक़ा सीखो। किस तरह पाकिस्तान वेस्ट एशिया में यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुक़ात रख रही है, इंडिया चीन के साथ ताल्लुक़ात ख़राब कर रही है, अमेरिका के साथ ताल्लुक़ात ख़राब कर रही है अपने मफाद के तहत, मगर इंडिया फिर भी फंस जाती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नई आने वाली वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़।